नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है धर्म संकट, आपका पसंदीदा धर्म संकट। वो शो जिसमें ऐसे मुद्दे जिनमें आदमी अपने आप को जीवन से जुड़े हुए मसलों में, जीवन, मजहब, धर्म से जुड़े हुए मामलों में चौराहे पर पाता है, दोराहे पर पाता है। वहां किधर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, बातचीत से, कही हुई बातों से, आज के सामयिक संदर्भों में समझते हुए एक राह चुनने की कोशिश होती है। धर्म संकट में आज हम जिनसे मिलने वाले हैं, उन्होंने कहा कि जिस जगह पर बाबरी मस्जिद बनी हुई है वो सही नहीं है। वो राम जी की जहां पर उन्होंने जन्म लिया वो जगह है, वहां पर मंदिर होना चाहिए। उन्होंने मंदिर बनने के लिए चंदा भी अपनी तरफ से दिया। वो ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अभी, जब वक्फ को लेकर आप देख रहे हैं आर पार मचा हुआ है, तब भी ये कहा कि वक्फ को लेकर पेट में दर्द उन लोगों के हो रहा है जिन्होंने असल में वक्फ में गड़बड़ियां की हुई हैं, जिन्होंने उससे जुड़ी हुई संपत्तियों को या तो बांटा है या बेचा है। अब उनको लग रहा है कि वो स्क्रूटनी में आ रहे हैं, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। वो साहब जिनसे आज हम मुखातिब होने वाले हैं ऐसे शख्स हैं जिन्होंने ये कहा कि योग तो असल में हमारे धर्म में, मतलब इस्लाम में भी यह बताया गया कि लोगों के फिट रहने के लिए जरूरी है, और अगर अब योग की रहनुमाई हिंदुस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया उसको मान रही है, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसको मानने में दिक्कत क्या होनी चाहिए। इस तरीके के अनेक मुद्दे जिसमें आप देखते हैं कि एक मुस्लिम चेहरा, वो भी उलेमा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए वो चेहरा सामने आता है और ऐसी बातें कहता है जो ऐसा लगता है कि शायद उस तरफ की भीड़ में से अलग एक चेहरा है। वो आज हमारे साथ यहां मौजूद है मौलाना कोकब मुस्तबा। बहुत स्वागत है आपका धर्म संकट में। आज उनकी कही हुई बातों पर जो विशेष टिप्पणियां, अपने ऑब्जर्वेशंस और सवाल यहां पर रखेंगे मुमताज आलम रिजवी, जो कि धर्म गुरु तो नहीं है लेकिन इस्लामिक जानकार बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ अजहरी साहब भी, हाफिज नूर अजहरी जुड़ रहे हैं, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनके साथ भी चर्चा होगी। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और कभी कभी हम उनको किसी एक पार्टी से जुड़ा हुआ भी देखते हैं। महरुद्दीन रंगरेज साहब शून्य में निहारते हुए क्या सोच रहे हैं उनसे भी हम समझेंगे, लेकिन मेरे फाजिल दोस्त भी यहां पर मौजूद हैं। फाजिल अहमद साहब, बहुत स्वागत है आपका, जो कि आज उनकी टिप्पणियां भी हम देखेंगे कि क्या कहती हैं कोकब मुस्तबा साहब के बारे में। सबसे पहले तो कोकब मुस्तबा साहब, ये जरा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं और उसके बाद आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। धर्म संकट में पहले जरा ये प्ले कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं कोकब मुस्तबा साहब के पास अपनी बात लेकर। किस बुनियाद पर आप लाकर गैर मुस्लिम को बिठाएंगे? किस बुनियाद पर बिठाएंगे? ये मेरा मजहबी मसला है वक्फ बोर्ड, मगर मोदी बोल रहे नहीं हम बिठाएंगे। मकसद एक ही है कि जायदादों को छीन लिया जाए। हमारी कमेटियों में आकर बैठेंगे। वक्फ जितना बेचा गया है, लूटा गया है, न वो किसी सिख ने लूटा है, न किसी सनातनी ने लूटा है, न किसी आदिवासी ने लूटा है, न किसी दलित ने लूटा है। वक्फ को लूटने वाले भी मुसलमान हैं और वक्फ के बेचने वाले भी मुसलमान हैं, वक्फ के खाने वाले भी मुसलमान हैं। असदुद्दीन ओवैसी तो कह रहे हैं कि वो इसलिए ये व्यवस्था कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी वहां नुमाइंदगी कर सकें, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जो संपत्तियां हैं वक्फ की, इसको लूट लिया जाए, खा लिया जाए। और आप तो कह रहे हैं कि कोई और नहीं लूटने आता, मुसलमान ही लूट रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक्फ एक्ट जब से बना है तब से लेके आज तक वक्फ करने वाले मुसलमान हैं और वक्फ के चेयरमैन और वक्फ के बोर्ड के मेंबर जो हैं वो भी मुसलमानी हैं। ये दोष तब किसी को दिया जाए कि जब वो वहाँ पे मेंबर हो या अधिकारी हो या बोर्ड का चेयरमैन हो। वक्फ बोर्ड में जो धांधली है वो सारे मुसलमानों की धांधली नहीं है, इसलिए कि अक्सरियत वो है कि जिसका वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से लेना देना नहीं है। कुछ मुसलमान हैं जो वहाँ बैठते हैं और जिसे वो जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें संशोधन की ज़रूरत है और होना चाहिए। वजह यह है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान जब लागू हुआ है तो कोई ये पहली मर्तबा किसी में संशोधन नहीं हो रहा है। 100 से ज़्यादा मर्तबा भारत के कानून में, आईन में, ला में संशोधन हो चुका है। वक्फ की ज़रूरत इस वजह से है कि मैंने साथ में एक बात ये भी कही थी कि उत्तर प्रदेश में 1,21,000 सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड में
रजिस्टर्ड वक्फ हैं उनकी इंक्वायरी ये भी कराई जाए कि जो मुतवल्ली हैं वो टैक्स जमा नहीं करते हैं या बोर्ड का चेयरमैन नहीं लेता है। अगर बोर्ड का चेयरमैन उनको सही से उनकी अदायगी करके उस पैसे को जो टैक्स का आता है या जो मस्जिद के लिए है या मदरसे के लिए है या फलाह बहबूद के दूसरे कामों के लिए है, बीमारों के लिए है, वहाँ खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस चीज़ का देखना सरकार का काम है, सरकार को देखना चाहिए। और वक्फ बोर्ड के वो लोग जो बैठ जाते हैं और 15-15, 20-20 साल बैठकर अपनी मनमानी करते हैं और मुसलमान वहाँ जाके चक्कर लगाते रहते हैं, ये मुसलमानों का अगर मसला है तो मुसलमानों को इसमें ऐसे कानून के लिए बात करनी चाहिए कि जिसमें किसी को परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कानून होना चाहिए जिसमें किसी को परेशानी ना हो। अगर ऐसा है तो असल में आप शिया धर्मगुरु होने की हैसियत से हमारे साथ यहां पर बातचीत कर रहे हैं। शिया धर्मगुरु, एक और बड़े शिया धर्मगुरु अभी धर्म संकट में हमारे साथ बातचीत करके गए हैं, मौलाना कल्बे जवाद। उन्होंने क्या कहा जरा उसको भी मैं प्ले करना चाहता हूं। बस एनफ, बहुत हो गया। तो कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। जहाँ खून की जरूरत होगी वहाँ खून देंगे। और सिर्फ तबाही और बर्बादी के लिए बिल बनाया गया है। आपकी गोलियां कम पड़ जाएंगी, हमारे सीने कम नहीं पड़ेंगे। ये तमाम आवाजें मैंने सुना दी, सिर्फ कल्बे जवाद नहीं बल्कि उनके साथ और भी मदनी साहब को भी सुन लिया आपने। ये सारे के सारे विरोध में खड़े हुए हैं। क्या ये सभी लोग वो लोग हैं जिनको वेस्टेड इंटरेस्ट दिखाई देता है इसमें और इनको लग रहा है कि इनके अपने हित प्रभावित हो जाएंगे अगर कानून बन गया? मौलाना कल्बे जवाद साहब से मेरा कोई ज़ाती इख्तिलाफ नहीं है, मैं नाम लेके कह रहा हूं आपके यहाँ से, लेकिन अगर आप इस वक्त भी सर्वे कराएंगे तो जो हाल उत्तर प्रदेश का सोशल मीडिया पे शियों का है, मैं अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा, शिया वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूँ, उसमें जो हाल वक्फ संपत्तियों को बेचने में है और रोज़ाना बयानात आते हैं उससे जाहिर होता है, और उसमें सर्वे भी किया गया है कि अब भी हज़ारों करोड़ की संपत्ति अली जैदी जो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है उसने बेची है, जिसके सबूत हैं, जिसकी गवाहियां हैं, जो सरकार के पास जांच में रखा हुआ है। अब ये चैनल पे आके कह जाना, पहले आप वक्फ बोर्ड को बचाना चाहते हैं तो वक्फ बोर्ड में जो आपके दामाद शरीफ बैठे हुए हैं उनसे कहिए कि इस्तीफा दे दीजिए और हट जाइए इससे, आपको खुद चलवाना चाहिए। सही, आप मुतवल्ली उसको बनवाते हैं कि जो आपके ग्रुप का और गैंग का होता है, बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, कांग्रेस, सपा नहीं, बल्कि जो आपके हाथ पे बैत कर लेता है उसको आप मुतवल्ली बनवाते हैं किसी भी वक्फ का। ये आपने अभी तक का लब्बो-लुआब देखा, वक्फ को लेकर नजरिए क्या है वो आपने देखा। अब एक सवाल जरा मैं यहां पर रख रहा हूं और अपने साथ यहां जो मेहमान मौजूद हैं, जो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, उनसे भी कुछ एक बातें मैं समझूंगा। जरा इसको देखिए, धर्म संकट में ये एक बात मैं सामने रख रहा हूं, वक्फ पर मौलाना कौकब मुस्तफा का स्टैंड आपके हिसाब से क्या है? शिया सुन्नी एकता को नुकसान पहुंचा रहा है, ये कट्टरपंथियों की पोल खोल रहा है, गरीब मुसलमानों के हित में है? एक एक करके आपसे जवाब लेता हूं, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? नहीं, मैं समझ रहा हूं कोई एक बात इनमें से जो आपको लगती है बोली। नहीं, इसमें से कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं। सर आप अजहरी जी, इसमें से कुछ नहीं। आप महरुद्दीन रंगरेज, कुछ नहीं, इसमें से कुछ नहीं। आप देखिए गौतम साहब, तीसरे नंबर पर जो आप बोल रहे हैं कि गरीब मुसलमानों के हित में, मैं इसके संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं। इस देश में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम समाप्त हुआ, लेकिन आज भी एससी, एसटी, ओबीसी के पास जमीन नहीं है, घर बनाने को जमीन नहीं। तो कल वक्फ बिल भी जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की तरह वक्फ उन्मूलन कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप गरीब मुसलमानों को कुछ दे पाएंगे? जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लगा करके पूरे देश की जमीन आपने ले ली, तब जब एससी, एसटी के पास आज घर बनाने को जमीन नहीं है। नहीं, तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए फाजिल साहब, ये तीसरे नंबर पर संपत्तियों के हिसाब से सबसे बड़ी बॉडी है वक्फ, उसके बावजूद पसमानदा मुसलमानों की बात होती है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आके आईना दिखाती है कि स्थिति क्या है। क्या आपको यह लगता है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें गरीबों का, पिछड़ों का, इस समाज में कल्याण हो पा रहा है? देखिए, वक्फ ने ओबराय होटल बेच दिया, बेचा नहीं, लीज पे दिया। तो ओबराय होटल की जमीन को जो लीज पे मिली है, होटल तो बना सकते हैं, 1 रुपया किराया देते हैं, लेकिन उस पर वो मॉर्गेज नहीं कर सकते, उस पर लोन नहीं ले सकते, उसको डी ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन इस कानून के आने के बाद उस जमीन को मतलब बेच भी सकते हैं, मॉर्गेज भी कर सकते हैं और लीज पे भी दे सकते हैं, सर ट्रांसफर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये भी हो सकता है कि आप चाहें तो मेरे घर को बता दें कि ये वक्फ की जमीन है, नहीं आप ईडन गार्डन को बता दें, एंटीलिया को बता दें, आप राष्ट्रपति भवन को बता दें, आप संसद को बता दें। ये प्रोपेगेंडा है भाई, ये सीधा सीधा प्रोपेगेंडा दिख रहा है, नहीं चलेगा। अच्छा, आपने बता दिया कि आप मेरे हैं। मुमताज भाई,
क्या ये देश का सवाल है, हमारे साथ हमें सीरियस आप बात ही के भाई करनी बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। हाँ। हमें सीरियस बात करनी चाहिए। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिनको औने पौने पैसे में जमीन बेची गई उसको वापस कैसे लाएंगे। इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सर अगर ये दावा वो कर दिया होता जाए आज कि अमुक जमीन आपकी है, वक्फ ये दावा कर दे, तो उसके ऊपर बर्डन है प्रूफ करने का उस बंदे पर कि आप वो जाके प्रूफ करें कि वो जमीन असल में वक्फ की नहीं उसकी है। नंबर एक। नंबर दो, अगर विवाद होता है तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, जो वक्फ का ही ट्रिब्यूनल है। आपको ये मालूम है ना। और कोर्ट में जाने का जो रास्ता अगर कहीं है तो बड़ा ब्लीक है, बहुत पेचीदा है, लगभग ना के बराबर है। देखिए ये सब मिथ है। ये बात एक मिनट मुझे है ये। एक मिनट सर, जब कोर्ट में एक चीज जा सकती है दूसरी भी जा सकती है। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल में एक मिनट, ट्रिब्यूनल जज होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का जज होता है, वो कोर्ट है। आप उसको ट्रिब्यूनल कहने का मतलब ये नहीं कि कोई ब्रांच मैनेजर की बात कर रहे हैं या टीटी कलेक्टर की बात कर रहे हैं, वो एक जज है। वक्फ की संपत्तियां बेची भी जा रही हैं और टैक्स उनसे वसूला भी नहीं जा रहा है और गरीब बच्चों को दिया भी नहीं जा रहा है, न बेवाओं को। अब ये इनसे मैं एक बात अर्ज कर रहा हूं चारों हजरात से कि वक्फ के समर्थन में ये भी हैं कि वक्फ अच्छे तरीके से चले, बढ़िया तरीके से चले, लेकिन मेरा कोई इनसे सवाल ये नहीं है कि ये वहां बैठे हुए हैं, ये राय दे सकते हैं इसमें कि कितना टैक्स वक्फ बोर्ड का चेयरमैन वसूल करता है, या ये कभी वक्फ बोर्ड में मेंबर या चेयरमैन या ऑफिसर की शक्ल में रहे तो इन्होंने उस दौर में क्या देखा है, उस दौर में जब ये रहे हैं तो इन लोगों ने वहां पे क्या देखा है और ये लोग क्या करते हैं। मैंने वो बातें कही हैं जो मेरे तजर्बे में है और मैं देख रहा हूं, आज से नहीं, इस सरकार की बात नहीं कर रहा, 30 साल से वक्फ बोर्ड के हालात को मैं देख रहा हूं जिस तरीके से चलाया जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप इनसाइड आउट जानते हैं कि वक्फ बोर्ड काम कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जानते भी नहीं होंगे कि वक्फ में काम कैसे चल रहा है। एक शब्द और कहा था, 1,21,000 के करीब वक्फ संपत्तियां सुन्नी शिया उत्तर प्रदेश में हैं, जैसे कि सूचना है और इनके पास है। जब इनसे लिस्ट मांगी जाती है तो इन्होंने सरकार को भी लिस्ट नहीं दी है। और ये पूछ लीजिए कि वो जो बेचारे गरीब लोग भी अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड में दान देकर वक्फ बोर्ड को रजिस्टर्ड करा के दे देते हैं ताकि मेरे बाद इससे लोगों का, इंसानों का, इंसानियत का काम चले, मजहब का काम चले। तो जिस आदमी ने नियत की है वाकिफ ने, उसकी नियत के खिलाफ क्यों चलते हैं ये लोग, क्यों चलते हैं? ये क्या इससे सहमत हैं आप? नहीं, देखिए ये जो बात कह रहे हैं और ये जो बिल है, ये दोनों बड़ा फर्क है। नहीं, सहमत क्या मतलब है? ये तो जो कह रहे हैं गलत कह रहे हैं क्या? सारी चीजें अरे आपने अगर आप ये बताएं कितने वाकिफ की हैसियत से नियत की है, किसी चीज को ठहराया है, आपने जिनके लिए नियत की है, क्या वो पर्पस सर्व हो रहा है? वो सीधे पूछ रहे हैं, बताइए ना। मैं कह रहा हूं बिल्कुल हो रहा है। अगर मस्जिद में क्या नमाजें नहीं हो रही हैं, करबला में क्या जो है वो मजलिस मातम वहां नहीं हुई, इमाम बाड़े में क्या मजलिस नहीं हो रही है? एक मिनट रुक जाइए। कब्रिस्तान में क्या तदफीन नहीं हो रही है? एक मिनट, मैं कह रहा हूं ये तमाम चीजें क्या वक्फ की नहीं है? मुमताज आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट सिर्फ अपनी बात जल्दी से कहिए। मैं पूछ तो रहा हूं कि क्या कब्रिस्तान में तदफीन नहीं हो रही है, क्या मस्जिदों में नमाजें नहीं हो रही हैं, क्या इमाम बाड़े में मजलिस मातम नहीं हो रहा है, क्या करबला में जुलूस नहीं हो रहे हैं, क्या खानकाह दरगाह में जो है वो लोग नहीं जा रहे हैं, क्या ये वक्त नहीं है? क्या आपको लग रहा है? और जहां गड़बड़ है सरकार की गड़बड़ है। सरकार की कोई गड़बड़ नहीं है, सरकार ने मुसलमानों को बिठाया है। वसीम रिजवी को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? उनसे जवाब ले रहे हैं, आप जवाब ले रहे हैं कि झगड़ा करना चाहिए गिरफ्तार। मायावती में भी रहे, वो जो है समाजवादी में भी रहे और वो बीजेपी में भी रहे। तो मैंने यही बात तो कही है कि 15 साल से 30 साल से खाया जा रहा है। तो सरकारों में समझे, सरकारों को अरेस्ट करना चाहिए कि जो वक्त खा रहे हैं। नहीं, वक्त माफिया कह रहे हैं, सरकार माफिया है। सरकार माफिया नहीं है, सरकार माफिया नहीं है, सरकार माफिया है, सरकार माफिया है नहीं, बिल्कुल। आप सिर्फ इस सरकार की मुखालिफत में बोल के सरकारों को माफिया बता रहे हैं। जब तक वक्फ एक्ट चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, तरमीम नहीं होगा, तरमीम नहीं होगी। योगी जी ने क्यों वसीम रिजवी को अरेस्ट नहीं किया? उन पे तो वारंट था। और इलाहाबाद का मामला आपके इल्म में होगा, वहां पे जमीन पे घपला किया था, एक दुकान से 50-50 लाख रुपया लिया गया था, सीबीआई जांच हुई थी, क्यों अरेस्ट नहीं किया? क्यों उनको चेयरमैन बना के रखा? बताइए, आप बोले। मैं बोला जब वसीम रिजवी के ऊपर, वसीम रिजवी बैठ करके तमाम कितने मूवमेंट चलाए आपने? बताइए, एक जमीन खाली करवाई आपने? मैंने जमीनें खाली करवाई, मैंने मूवमेंट चलाया, मैंने पैसा दिलवाया, पैसा दिया, सरकार से भी दिलवाया। दिखाइए एक भी कटिंग दरगाह आलिया जोगीपुरा में 50 लाख रुपए योगी जी से मैंने दिलवाया है भी। आपके पास कोई जवाब नहीं है। कल्बे जवाब क्या कह रहे हैं? कोई जवाब आपके पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे बात हो नहीं पाएगी मुमताज भाई, अगर आप बोलते चले जाएंगे बात हो नहीं पाएगी। कल्बे जवाब क्या करें? इसको आप काउंट कीजिए। और मंदिरों का सोना बांट दिया जाए, और जितना रिजर्व बैंक में जितना सोना है उससे 1000 गुना सोना जो है ज्यादा मंदिरों में है। अगर रिजर्व बैंक में दे दें
यही ये मंदिरों के सोना का रिजर्व बैंक में आ जाए तो अभी 90 रुपए का जो डॉलर है अभी 20 रुपए का हो जाएगा और हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूत हो जाएगी। वक्त से मजबूत नहीं होगी, ये जो मंदिरों में सोना है इसको बांटो, इससे मजबूत होगी। उधर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? इस समाधान की तरफ क्यों नहीं सोचा जा रहा है जो कल्बे जवाद कह रहे हैं? तो महमूद गजनवी का लिबास ओढ़ के डाका डालने ना मंदिरों में, ये डाका डालने वाली नहीं, ये तो डाका डालने ना, नहीं, डाका डालने वाली और डाका डालने वाली तो बात नहीं। क्यों ले दूसरे का माल? इस्लाम ने इजाजत दी है, इस्लाम ने कहा है वो तो ठीक है, मंदिर का आप अपना संभालिए, अपना संभालिए, समझिए क्या बात कर रहे हैं? आप अपने औकात को संभालिए, औकात वाली बातें कर रहे हैं, गन्नवी वाली बात नहीं कर रहे। कैसा मंदिरों का पैसा नहीं था, क्या का मंदिरों का पैसा आवाम में इसको तकसीम किया जाए, ये नहीं कह रहे कि ला के मुझे दे दो और मैं भाग जाऊं। तो इन्होंने वक्फ बोर्ड का कितना तकसीम कर दिया? इन्होंने वक्फ बोर्ड का कितना आवाम को दे दिया? क्यों नहीं? क्या दे दिया? क्या दे दिया? मस्जिदें क्या है? कौन सी मस्जिदें इन्होंने कर दी? मस्जिद बताइए, कोई मस्जिद नहीं, आपको कुछ नहीं पता। मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं? अभी मैं बता देता हूं, पूरे मुल्क में कितनी मस्जिदें हैं बताइए? मुमताज आलम रिजवी केवल यहाँ बोलेंगे, आप तीनों को बोलने का मौका ये नहीं दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर उंगली मत उठाइएगा। अजहरी साहब, आपके बगल में जो आपके शिया भाई खड़े हुए हैं वो आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। कितनी मस्जिदें हैं पूरे मुल्क? क्या 1700 मस्जिदें? क्या आप एक सुन्नी मुसलमान को बोलने नहीं देंगे? क्या आप एक सुन्नी मुसलमान को बोलने नहीं देंगे? नहीं, मुसलमान आपके बगल में खड़े उनको बोलने नहीं देंगे। अजहरी साहब, अजहरी हाफिज नूर अजहरी, अभी तक कही हुई बातों में आपको कंप्लीटली ये गलत लग रहे हैं या कुछ चीजों में सही लग रहे हैं? जो इन्होंने ये कहा ना कि तकरीबन 15-15 साल से वही लोग चेयरमैन हैं जो बसपा और सपा में थे, ये बात मैं बहुत पहले से कहता आया हूं। 23 साल से जफर अहमद फारूकी, नाम लेके कह रहा हूं मजबूरी पे, 23 साल से जफर अहमद फारूकी सुन्नी सेंट्रल चेयरमैन है 23 साल से। और माननीय योगी जी कह रहे भूमाफिया बोल रही है, जबकि सरकार जिसे चाहती है उसे चेयरमैन बनाती है। 23 साल से जफर अहमद फारूकी है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने बाबरी मस्जिद के मामले में अपने आप को विड्रॉ कर लिया था साहब। हिंदू जो अमेंडमेंट जो बिल है, जो हिंदुओं का बोर्ड होता है उसमें हिंदू ही होते हैं। मुसलमान का जो बोर्ड है, वक्फ जो बोर्ड है, उसमें मुसलमानों को, गैर मुसलमानों को क्यों एंट्री मिल रही है? इसका जवाब पूछिए आप सरकार से। और आप जो है ना बीजेपी के प्लांट आदमी हैं, बीजेपी के आदमी हैं और आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के आदमी हैं, हमने भी सारी जानकारी निकलवाई है आपकी। तो सरकार के भेजे हुए व्यक्ति है, आप तो समर्थन करेंगे ही वक्फ का। वक्फ की संपत्ति हमारे बड़े बुजुर्गों की संपत्ति है, वो प्राइवेट संपत्ति है, ना कि कोई सरकारी संपत्ति है। हम लोगों ने अपनी संपत्तियों को कुर्बानी देके अपने लोगों के लिए वो संपत्तियां दी कि उससे हमारे मस्जिदें, हमारी इबादत। बड़ा इल्जाम लगा दिया है। एक मिनट बस, एक मिनट में बोल लेता हूं मैं। और ये जो बार बार कहा जा रहा है कि 9 लाख एकड़ जमीन है, जब से पता लगा है तो बहुत लोगों के पेट में दर्द हो गया। तमिलनाडु और आंध्रा में 2 मंदिर हैं जिनके पास 18 लाख एकड़ जमीन है, उन पर कोई चर्चा नहीं हो रही, मगर खास तौर से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा। बहुत सारी बातें एक साथ कह देंगे तो सब खो जाएंगी। आपने एक बड़ी बात कह दी है, आपने कह दिया है कि ये बीजेपी के प्लांटेड आदमी हैं। तो क्या आप मुसलमानों के हित की नहीं सोच रही हैं? आप सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं सवाल लेके गया हूं, सवाल लेके गया, सवाल लेके गया, मैं सवाल लेके गया हूं ना। हो चुके हैं। अरे भाई, जो मैं काम कर रहा हूं मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना फिर, समझा? मैं खुल के काम कर रहा हूं। बोलिए ना बीजेपी के लिए। हाँ, बीजेपी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूं, भारत के लिए काम कर रहा हूं, राष्ट्रवाद के लिए काम कर रहा हूं, भारत माता के लिए काम कर रहा हूं। बताइए, आप बताइए, समझे? अरे मैं वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं 3 तलाक के लिए काम कर रहा हूं। सुनिए, आपको बड़े ध्यान से देख रहा हूं। आप अगर बीजेपी के प्लांटेड आदमी हैं, आरएसएस के आदमी हैं, तो मुझे कहीं सींग उग गया नहीं दिख रहा है आपको? नहीं, बंदूक नहीं नजर आ रही है मुझे, कहीं किसी को मारने के लिए आमादा नहीं दिख रहे हैं आप। मुसलमानों के सौदा कर रहे हैं। नहीं, औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए क्या? औरंगजेब का दरबारी होना चाहिए? किसका दरबारी होना चाहिए? नहीं, यहाँ अगर देश के हित में बात हो रही है तो दरबारी हो गया आदमी। धर्मगुरु है नहीं, कोई दरबारी हो गया। दरबारी कौन है? कौम के मीर जाफर है ये, कौम के मीर सादिक है ये। ऐसे ही लोगों ने कौम हमारी कौम मुंह में ये आपने मेरे मुकाबले पे ये महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए।
अरे जयचंद साहब, महमूद गजनवी लाके खड़े कर दिए। आप ये सोच रहे हैं कि ये मुझे डरा लेंगे धमका लेंगे महमूद गजनवी। इनकी रगों में सोमनाथ के चुराए हुए लूटे हुए जेवरात का खून आज भी दौड़ रहा है इनकी रगों के अंदर। इनके अंदर ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश प्रेमी नहीं है, न ये हो सकते हैं कभी, इसलिए कि इनकी नीयत और इनकी नीति और इनका तरीका, समझे? क्या ये लोग देश से प्यार करने वाले लोग? बिल्कुल नहीं प्यार करने वाले हैं, बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं ये देश से। अगर देश से प्यार करते हैं तो वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जो बात कर रहे हैं, तुम्हारे कैसे मुझे तुम नहीं कर सकते और आप नहीं कर सकते। मुझे पूरी कौम मानती है, मिल्लत मानती है, इंसानियत मानती है, भारत मानता है, दुनिया मानती है। आप लोग क्या इस देश को लूटने वालों के साथ कौन मानता है भाई? तुम्हें कौन मानता है? कोई नहीं मानता तुम्हें यार, समझे? क्या दरवाजों पे लिए फिरते हो ये करके किताब? क्या आप कोई मानते नहीं है? क्या आप इस देश को लूटने वाले बांटने वालों के साथ खड़े हुए हैं? क्या आपको राष्ट्रभक्त लोग, क्या आप इस देश के दुश्मनों के साथ खड़े हुए हैं? क्या इस देश के परस्त होना, इस देश के लिए बोलना क्या आपकी निगाहों में खराब है? कह रहा हूँ ये वक्त के बारे में। नहीं, इनको आपने कहा कि एजेंट है, आपने एक बात बोली कि एजेंट है। मैं कह रहा हूँ एजेंट, आपको बोल दिया जाए आप AIMIM के एजेंट हैं। बिल्कुल आप एजेंट हैं, तो एजेंट सब एजेंट हैं। तो देश के लिए कौन सोच रहा है? देश के लिए कौन सोच रहा है? सोचते हैं देश के लिए, ये सोच रहे हैं, सोच रहे हैं देश के लिए, मुसलमानों के लिए तो सोच रहे हैं। सोचते पोडियम छोड़ के आ गए। अरे भाई देश के लिए सोचते सोचते 4 कदम आ गए, यहाँ तक आ गए। आइए देश के लिए सोचते, आइए इधर आइए। आप जरा एक ऑडियंस का सवाल, और इधर मैं एक बाइट रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप मुल्क परस्त आदमी है, जरा सुनिएगा। लेकिन पहले एक ऑडियंस का सवाल मैं जरा लेना चाहूंगा। हाँ, आपने कहा कि वक्फ से जुड़े लोग ही इसे लूट रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है या फिर ये सिर्फ एक आरोप है? अगर आपके पास कोई ऐसी केस स्टडी है जो अभी तक आपने वक्फ बोर्ड के सामने रखी हो तो अब आप एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा सवाल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वसीम साहब ये फाइल दे दीजिए मेरी। हाँ, बहुत क्विकली ये फाइल दी जाए जरा। अभी सरकार को ये दिया गया है सब चिट्ठा। दरगाह आलिया वर्तमान दरगाह प्रशासक द्वारा गुंडागर्दी, लूटमार तथा जाके सरकार से। अरे मोहर कहाँ है इस पे? ये लीजिए। कहाँ पे मोहर? मोहर भी लगी हुई है। कहाँ पे मोहर? ये क्या है? कैसी बातें कर रहे हो? ये क्या है? सिग्नेचर है। सिग्नेचर है। मोहर कहाँ है? ये सिग्नेचर है, इसमें सिग्नेचर। ये देखो सिग्नेचर, ये देखो। डॉक्यूमेंट भी फर्जी है। अगर ये सुनिए, अगर ये किरण रिजिजू जी के पास नहीं हो और उनके कार्यालय में, किसके पास? किरण रिजिजू जी अल्पसंख्यक में। अरे मोहर की बात छोड़ो यार, समझे बेफायदा वाली। मैंने खुद दी है, ये तो झूठे आदमी है बिल्कुल। ये लेटर FIR की कार्रवाई देखिए। अरे हम कह रहे हैं आपकी बात मान लेते, कार्रवाई हुई। कार्रवाई हो रही है? कहाँ, किसके खिलाफ? कितने लोग अरेस्ट हुए? बता दीजिए कि क्या कितने अरेस्ट हुए? वो कह रहे हैं अमेंडमेंट किस लिए हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्रवाई हो रही है। चेंज करके चले गए और वहाँ पे अपना घूम रहे हैं। जैदी साहब, अरे देखिए सारे सबूतों के साथ ये बात सारे सबूतों के साथ। नहीं, मेहरुद्दीन अंग्रेज साहब ये बताओ, इससे बड़ी कार्रवाई आपको क्या चाहिए? कार्रवाई आप होने नहीं दे रहे हो, उधर जाके विरोध में खड़े हो जाते हो जंतर मंतर में। दिनेश भाई, अगर ये वक्फ बिल, अगर सुनिए, अगर ये वक्फ बिल आता है तो जमीन से लेकर रोड से लेकर संसद तक का विरोध प्रदर्शन होगा और CA NRC से बड़ा प्रदर्शन होगा। ये हमारे हमारे सभी देश के मुसलमानों का यही ukसाहट वहां से यही बिहार में चल रहा है। नागपुर में आप लोगों की इस तरह की बातों का असर देखते हो, क्या होता है? भड़काना चाह रहे हैं लोगों को, हमारी जमीन आप लोगों को भड़काना चाह रहे हो, छीनना चाहती है, आप अराजक बनाना चाह रहे हो, आप अराजकता की स्थितियां बनाना चाह रहे हो। पूरे देश में मोदी जी और योगी जी और इनकी सरकार बना रही है। क्या ये लोग जिम्मेदार हैं? जब हम साहब जंतर मंतर पे जो बात कर रहे हैं, सड़कों पे उतरेंगे, अभी तो इनके साथ आदमी नहीं पहुंचे हैं।
यार्ड में पहुंचे, हमारी चिंता 24 करोड़ की ठेकेदारी करके 1000 सारे नेता थे, सारे लीडर थे, और इनका तो कोई वजूद ही नहीं है बेचारों का। समझ धर्म संकट में बहुत जल्दी से बाइट चलाइए, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनिए जरा। के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है, लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान बात कह रहे हैं, आपकी निगाहों में सही बात कह रहे हैं हाँ? कि अगर 100 हिंदू रह रहे हैं, एक मुसलमान उनके बीच में सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर 100 मुसलमान रह रहे हैं, उनके बीच में एक हिंदू रह रहा हो तो सुरक्षित महसूस करता है क्या? अब इसका जवाब सुन लिया आपने? एक प्लीज हम देंगे इसका जवाब। बोलिए, जल्दी बोलिए। देखिए, इसी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक सबसे मुस्लिम इलाका है, वहां सारी दुकानें हिंदू की हैं, और पूरे देश से हिंदू आते हैं वहां खरीदारी करने। कौन उनका क्या बिगाड़ ले रहा है? जबकि बाकी जहां हिंदू के इलाके में तो रोज लड़कियों को बलात्कार और मारपीट। सारी दुकानें वहां अगर हिंदू की हैं जी, अगर वहां मुसलमान की दुकान मिल जाएगी तो आप क्या हारेंगे? बोलिए। नहीं, मुसलमान की भी है, लेकिन ज्यादा मेजॉरिटी हिंदू की है। नहीं तो फिर मेजॉरिटी नहीं, देखिए ये जो बात है, अब ये सुन लीजिए, अच्छी बात नहीं, किसी इलाके का नाम ले लीजिए कि वहाँ हिंदू का घर है, ऐसा नहीं, बहुत शाहीन बाग में कितने हिंदू रहते हैं मालूम है? 370 हटेगी तो वो कंधे उखाड़ दिए जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे शरीर से, खून की नदियां बह जाएंगी। CAA NRC आ गया तो इस देश में ये कौन से लोग हैं? और फिर जब ये बात कही जाती है आपको बुरे लगती है? नहीं, कौन से तुमने कहा कही? आप इसी दुनिया में रहते हैं क्या? मंगल रहते हैं? कहा बताइए, बस एक दिया जाएगा। देखिए, मैं दिखा देता हूं मोहब्बत की जो अभी तक किसी ने नहीं दी। मैं जहां रहता हूं सारे मेरे हिंदू भाई रहते हैं और मैं अकेला मुसलमान रहता हूं, बड़ी मोहब्बत से रहता हूं। मगर मेरा जो दूसरा भाई है वहां सारे हिंदू हैं और मेरा भाई अकेला मुसलमान है, वहां भी खुश है, और जहां हिंदू है मुसलमान है वहां भी सब खुश है। पता ये जो सरकार है, ये सरकार हमें जो है ना एक्सपोज करने का काम करती है, ये सरकार हमें बांटने का काम करती है, ये सरकार हमारे में आपस में विभाजन का काम करती है। अगर कोई खुशहाल नहीं है, इसकी भी जिम्मेदारी इनकी है। कांग्रेस के समय कितने दंगे हुए, संविधान होने के और बीजेपी के समय कितने उसका रिकॉर्ड देखा है ना? महरुद्दीन रंगरेज, हम तो कांग्रेस को कंडेम कर रहे हैं, उसके बाद आप ये बातें कर रहे हैं तकसीम करने वाली, और वो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं वो जोड़ने वाली बातें कहते हैं। बिल्कुल, वो लोगों को जोड़ने वाली बातें करते हैं। एक बताइए आप, अच्छा सुनिए, एक मिनट रुक जाइए, बताइए बैरिस्टर साहब ने क्या चीज आज तक तोड़ने की बात करी, एक बार बताइए। आप कभी गए हैं क्या वहां? तेलंगाना गए हैं? मैं गया, उनके अस्पताल में गए हैं? बिल्कुल गया हूं। एक हिंदू को वहां, एक सेकंड, हिंदू को वहां जाने पे जो फीस देनी पड़ती है और एक मुस्लिम को वहां जाने पे जो फीस देनी पड़ती है जैसी है, सबका एक सेम। जाइए देख के आइए, 5000 जाइए देख के आइए। MBBS बने हमारे वहां से। एक पेन है क्या किसी के पास? गलत बात करते हो। ये जरा दीजिए, ये कौकब साहब, ये दो चीजें आपके सामने, इसको जरा फोकस कीजिए। ये पत्थर है, इसको जरा क्लोज कीजिए। ये पत्थर है और ये है कलम। अगर आपको किसी चीज से नाएतबारी है, विरोध है, तो ये उठाना चाहिए कि ये उठाना चाहिए? मेरा इस्लाम, मेरी इंसानियत कहती है कि इसको उठाना है। मैं भी जवाब हम देंगे। तो ये विरोध का कौन सा तरीका वाजिब है? ये कोकब मुस्तफा साहब ने बता दिया। इसका जवाब हम लोग हैं जो इसको कई जगह मस्जिदों के ऊपर जमा करके रखते हैं, घरों में जमा करके रखते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। जो लोग कहते हैं हम सड़कों पर उतर आएंगे, तो तुम्हारा यही नहीं पता चल रहा है कि किसके प्रवक्ता हो, कहां के प्रवक्ता हो। मुझे ये बता रहे हो कि मेरा होश आवाज नहीं है, तो फिर देखना, इसका अंजाम देखना। क्या ये भड़काऊ, क्या ये प्रोवोक करने वाली बातें नहीं है? अभी मैं बता रहा हूं। आप जब नागपुर की बात करते हैं, आप जब बहराइच की बात करते हैं, आप रांची की बात छोड़ देते हैं, आप कलकत्ता की बात छोड़ देते हैं, मणिपुर की बात छोड़ देते हैं। रांची के अंदर 80 पुलिस वाले आज भी भर्ती हैं अस्पताल के अंदर। अभी भी 10 सिपाही जो है आईसीयू में हैं। भाजपा के खुलेआम कार्यकर्ता ने, मतलब एकदम फ्लैश कार्यकर्ता ने, इनके जैसे उन लोगों ने सामने आकर के 80 पुलिस वालों पर हमला किया। आपकी सोच को लेके एक बात कहना चाहता हूं। आपने नहीं, अगर गलत हूं तो बताइएगा। नहीं, आपका कहना किस तरीके का है पता है? अगर कहा जाए ये कमरा गंदा है, यहां झाड़ू लगाने की जरूरत है, वो उस हॉल की बात नहीं करते कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है, वो उस जगह की बात नहीं करते कितना ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है। यहां से आप करने झाड़ू लगाने के, आपका नजरिया ये, एक सेकंड, ये भी गंदा रहने दो, ये भी गंदा रहने दो, क्योंकि वहां भी गंदगी पड़ी। आपका ये, एक सेकंड, अब जरा इसको देखिए, अब जरा इसको देखिए। मुसलमानों का बेस्ट फ्रेंड आपके हिसाब से कोकब मुस्तफा कौन है? असदुद्दीन ओवैसी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव,
या असदुद्दीन बैरिस्टर साहब, अभी इसी बात में नरेंद्र मोदी सौगाते मोदी आ रहा है। अब इस वक्त तो सौगाते मोदी आ रहा है भाई। अभी तो अब ये सब हटाओ। अभी मोदी जी की तस्वीर लगाओ यहाँ पे। कौकब साहब तो कोई ये नजर नहीं आएगा, मुझे तो वो नजर आ रहा है कि मैं देख रहा हूँ। सौगाते मोदी जी सौगाते मोदी। आप तो कह रहे थे अभी अवैसी जी, हम तो बैरिस्टर ओवैसी सौगाते मोदी आपके मोदी जी है ना? हाँ मेरे मोदी जी यही तो जानते हैं। लेकिन आपने भी तो मेरे तो मोदी है जी हैं, मैं तो कहूंगा मोदी जी है, पे आ गई, मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं कहकर कहूंगा कुछ दिनों में आप पार्टी बदलने वाले हैं क्या? आप जरा अगला दिखाइए। ये अगर जो हमारे नेता है असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी असल में तो इसमें चाहेंगे अभी कि तेजस्वी की हमारे यहां वाली पार्टी का भी चेहरा लग जाए, लेकिन आपके हिसाब से देश को सिस्टमेटाइज करना, रिफॉर्म्स करना, सुधार करना, और अभी तो अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि सुधार करना हम ही को लगता है करना पड़ेगा, 15-20 साल और किसी के पास मौका नहीं है। अगला सवाल मैं आप लोगों के बीच में से लेना चाहता हूं, यहां की हकीकत और बाकी बातें तो आप देख रहे हैं, कौन अगला सवाल पूछना चाहता है? बहुत जल्दी बोलिए। मेरा सवाल उनसे है, हाँ। अगर आपको लगता है कि वक्फ बोर्ड में इतनी लूट मची हुई है तो आपने इसकी शिकायत तो की होगी, अगर नहीं की है तो क्यों? वो तो बता रहे हैं कि पूरी फाइल लेके बैठे हुए हैं और शिकायत कर चुके हैं। अगला सवाल कोई और शिकायत है, समझे सारी कार्रवाई हो रही है। अरे भाई कार्रवाई हो रही है ज्यादा मेरा सवाल जब भी तो तरमीम की जरूरत है, जब भी तरमीम की जरूरत है, तरमीम की जब भी जरूरत है। रिसीविंग कॉपी कहाँ है? रिसीविंग कॉपी है, यही है रिसीविंग कॉपी। तुम्हारे कहने से रिसीविंग कॉपी नहीं मिलेगी, समझे? रिसीविंग कॉपी तो असदुद्दीन अवैसी, अरे भाई रिसीविंग कॉपी जो है असदुद्दीन अवैसी साहब को मैंने भेज दी थी। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप शिकायत कर रहे हैं, आपकी शिकायत की सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है, तो अमेंडमेंट काहे के लिए चाहिए आपको? अमेंडमेंट इस वजह से चाहिए है कि शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड, चेयरमैन के सामने, ट्रिब्यूनल के सामने ये कहते हैं कि कहीं जाना और अदालत का सुनना सब कुछ इसमें रिला देते हैं, फिर ये जमीनें बेच लेते हैं। इसी वजह से जब तरमीमी बिल होके आएगा संशोधन, तो इनको परेशानी ये है कि इनके जो वक्फ बेचे हुए हैं वो निकल के आएंगे तो इन्हें परेशानी होगी। ठीक है, अब ये जल्दी से आपसे मेहरुद्दीन रंगरेज सवाल रंगरेज जी से है। सर आप जिस तरीके से वो जमाइया ले रहे हैं, हाँ, उससे पहले ज्यादा उत्सुक दिखाई दे रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब कुंभ होता है या ऐसी चीजें होती है तभी क्यों ऐसे बयान आते हैं कि वहां की जमीन भी वक्फ की है, राष्ट्रपति भवन वक्फ का है? बहुत बढ़िया, उससे पहले भी आ सकते थे। सुनिए, आपने अपना घर चेक कर लिया है? देखना पड़ेगा सर। हाँ? वक्फ का तो नहीं है? पता नहीं सर। हाँ, ये बयान क्यों आते हैं? देखिए दिनेश भाई, बिल्कुल इन्होंने जायज सवाल पूछा। जिन्होंने वसीम जो रिजवी हैं, जिन्होंने ये सवाल किया था कि जो वहां की जगह है वो वक्फ की जमीन है, वो भी इन्हीं की तरह बीजेपी के ही आदमी हैं। किसी आम मुसलमान ने, वहां के वक्फ बोर्ड ने, वहां के किसी भी अधिकारी ने ऐसी बात नहीं कही। अरे बरेलवी साहब का बयान लोग हैं जो प्लांट होकर इस तरीके की बातें करते हैं। जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की एक एकता है, उसको तोड़ने का काम ऐसे जो जयचंद है, जो बीजेपी के, जो हर तरीके के इस तरीके का प्रोपेगेंडा लाकर हमारे आपस में जो है जो दूरियां हैं उनको बहुत नहीं। वैसे मेहरुद्दीन रंगरेज, अगर आप ये मानते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में दंगे होने कम हो गए हैं, कम्युनल दंगे कांग्रेस के समय ज्यादा होते थे, अभी आपने मानी है बात, दंगे फिर आप कहते हैं कि एकता तोड़ने के? अरे भाई साहब, जहां सब मिलजुल के रह रहे होते हैं वहीं दंगे कम होते हैं। अरे बताइए, वहीं पर दंगे कम होते हैं। और अगर आप ये बात मानते हैं तो अब तो सरकार बेहतर काम कर रही है ना। दिनेश भाई, एक सवाल पूछ लेता हूं मैं। जब भगदड़ हुई, भाई साहब आपके लिए है, जब वहां पर भगदड़ हुई, मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोली, अपना दिल खोला, वहां पर उनकी सेवा करी या नहीं करी? बताओ। और मुसलमानों को जाने के लिए मना करा गया कि उसमें जो है कुंभ में नहीं जाने देंगे। ये गलत बात थी या नहीं थी? मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश का हर एक नागरिक हर कहीं जा सकता है। भोपाल में अभी जब ये कहा गया कि किसी भी हिंदू से सामान मत खरीदना, भले ही तुम्हारा दोस्त हो, इन्होंने खोली मस्जिद, हमने स्कूल खोला, इन्होंने कुछ नहीं खोला है। कितनी वो मस्जिद और यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज हमारा, इनका नहीं है। यही प्रोपेगेंडा करते हैं गलत। ये फाइल इनका नहीं था, इनका नहीं था। अरे एक जन हजारी साहब सब है मेरे पास बताने को। हजारी साहब एक बात बताने के लिए, सौहार्द फैलाने वाली बातें फाजिल साहब, रंगरेज साहब, हाफिज नूर साहब, मुमताज साहब, कितनी सौहार्द। जो लोग भी भारत में
पर्सनल चॉइस का संविधान है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। एकता, अखंडता। हम पर्दा करना, आप पहन क्या है ना, हम तो नहीं पहन क्या है, नहीं पहन, आप गाउन पहन क्या है ना, आप साफा बंद क्या है। मैं अपनी बात, मैं तो नहीं आया हूं, मैं अपनी बात नहीं, हम करेक्ट करें, क्योंकि साइंस की एग्जीबिशन की बात चल रही है, पर्सनल चॉइस की बात नहीं चल रही है। इसमें हम कर सकते हैं। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं फाजिल साहब, आप फाजिल साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साइंस एग्जीबिशन में, साइंस एग्जीबिशन में जाके ये बातें की जा सकती है। फंडामेंटल राइट्स पर आप सवाल नहीं, फंडामेंटल राइट है कि साइंस के एग्जीबिशन में जाके ये बातें कीजिए। बच्चे का अलग अलग ड्रेस पहन के आए, ये साइंस के एग्जीबिशन में ये बातें जाए, साइंस के एग्जीबिशन में ये फंडामेंटल राइट के तहत किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? हाथ उठाइए। नहीं किया जा सकता, हाथ उठाइए। ये है फंडामेंटल चॉइस, ये है फंडामेंटल चॉइस। अलग अलग ड्रेस है कि नहीं इनका? अब सुन लीजिए, देखिए आप बताइए। मालूम है भाई, आपने मुझे बोलने नहीं दिया, पता है जो आप लोग तय आपने कर लिया। साइंस एग्जीबिशन में इस तरह की बातें आपके हिसाब से फंडामेंटल जिसने करवाया, ये फंडामेंटल चॉइस है। जिसने करवाया है, ऑर्गेनाइज करवाया, उसका नाम ले आइए। वो कौन था जिसने करवाया? यही तो हम कह रहे हैं, कौन है भर रहा है दिमाग में ये सब? कौन सा परमिशन दिया? कौन है जो दिमाग में भर रहा है ये सब? मौलाना साहब है। तो क्या कुरान की रोशनी में आप बताइए, क्या जो बच्ची पर्दे के सिलसिले में कह रही, एक मिनट, क्या वो जायज है कि नहीं? एक मिनट बताइए, मैं कुरान लेकर के बैठा हूँ पढ़ने, मैं अभी बताता हूँ। अरे चुप तो जाइए, पहले उन्हें कहने दीजिए। हाँ, वो तो पसंद है आपको। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की पार्टी है, हमको कोई दिक्कत नहीं कि बीजेपी का सवालों के सारे जवाब। बहुत देर से हम बोलना चाहते हैं, आप नहीं। क्या भारत की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, कोई मुसलमान जाके उसमें रह सकता है, लेकिन एक सवाल है कि जब बिल्किस बानो के कातिलों को, उनके बलात्कारियों को छोड़ा जाता है तो भी इनको बोलना चाहिए, पार्टी में आवाज उठाना चाहिए। हमारा ये कहने का मतलब नहीं तो जिनके संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, बल्कि जिनकी तरफ से कह रहे हैं, आपको मालूम है कन्हैया के मर्डर के समय भी उनको सामने आके बातें कहनी चाहिए, रहेगा कि समय बोलना चाहिए, कहनी चाहिए थी उनको बातें। आप बातें वही आप ही का वाला कि ये कमरा गंदा है उसको साफ करो वाले, नहीं लिख रहा था। लेकिन कोकम मुस्तफा आपका बहुत धन्यवाद। आप धर्म संकट में यहां पहुंचे, आपका एक एक व्यक्ति का, आप रोजे से हैं सारे लोग, और जबकि पानी भी पीना पूरे दिन, वो पानी भी नहीं पीना, उस समय आप अपनी बातें कह रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद। धर्म संकट में आज के लिए इतना ही। अगली बार एक खास शख्सियत और वो मुद्दा जिसमें हम आप पाते हैं अपने आप को धर्म संकट में।